हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स को आगे बढ़ाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से एग्जाम्पल 1.11 से स्टार्ट करेंगे और फिनिश करते हैं आज एग्जाम्पल 1.13 तक। ओके, यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक के सारे एग्जाम्पल्स फिनिश हो जाएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1.11। The electric field components in figure are Ex equal to alpha under root x, Ey equal to Ez equal to 0, in which alpha equal to 800 in SI unit दिया हुआ है आपको। Calculate the flux through the cube and the charge within the cube. Assume that A equal to 0.1 मीटर। A क्या है? तो ये जो साइड है उसकी लेंथ। ओके, साथ साथ यहाँ पे भी आपको ए डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब ओरिजिन से जो ये आपको फर्स्ट फेस दिख रही है यहाँ पे, उसका डिस्टेंस भी क्या है? ए। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको देखो, सबसे पहले तो आपको फ्लक्स फाइंड करना है, और फ्लक्स के लिए आपको क्या करना है, तो दो फेसिस है हमारे पास। एक तो ये है और दूसरी आपको इधर कहीं पे मिल जाएगी। देखो, ओके, ये दो फेसिस ऐसी है जहाँ पे एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री एंगल बनाएगा। मतलब यहाँ पे आपको फ्लक्स मैक्सिमम मिलेगा। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर दिखा देते हैं, ये हो गया एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे एंगल बनेगा 0। ये फेस के लिए एरिया वेक्टर इस तरफ, यहाँ पे एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बनाएगा 180 डिग्री। ओके, बाकी सारी फेसिस के साथ क्या होता है? सपोज मैं ये फेसिस, ये ऊपर की, ये नीचे की, आगे की, पीछे की, इन सब के लिए बात करूँ तो यहाँ पे एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में बना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है ही, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनेगा? 90। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? ई ए कॉस थीटा, कॉस 90 इक्वल टू क्या बन जाएगा? 0। मतलब बाकी की जो चार फेसिस है उसके लिए फ्लक्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या बनेगा? 0। मतलब जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल रहा है वो दो ही साइड की वजह से मिल रहा है, जो आपको यहाँ पे शेडेड पार्ट में दिखाया हुआ है। ओके, तो हम उन पार्ट्स को नाम दे देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है तो एल और राइट हैंड साइड है उसको आर। क्लियर? अभी स्टार्ट करते हैं। एक और चीज़ याद रखो, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया है वो डिस्टेंस के साथ रिलेट करता है। मतलब जैसे जैसे एक्स डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जाएगा। ये हो सकता है कब? जब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कांस्टेंट दिया है तब। ओके, अभी हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन में क्या लिखना है? तो आपको लिखना है हियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओनली इन एक्स डायरेक्शन, hence for sides which are parallel to इलेक्ट्रिक फील्ड, साइड पैरेलल है। हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि एंगल 0 बन रहा है, साइड पैरेलल है तो साइड का जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर बनेगा। ओके, हैंस फॉर साइड्स विच आर पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर इज 90 डिग्री।
hence total flux associated with these sides must be 0. ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दो साइड की वजह से ही, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाई इक्वल टू 5 लेफ्ट हैंड प्लस 5 राइट हैंड साइड। अभी देखो लेफ्ट हैंड साइड है वो ओरिजिन से सिर्फ ए जितना डिस्टेंस पे है, और जो राइट हैंड साइड है वो ए प्लस दिस ए। ओके, तो यहाँ पे 2a है, तो a प्लस ए क्या होगा 2a, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो बनेगा 2a। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड एट लेफ्ट हैंड साइड, एरिया तो सेम ही है, और यहाँ पे बनेगा कॉस 180 डिग्री प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट राइट हैंड साइड, एरिया वही है, और यहाँ पे बनेगा कॉस 0 डिग्री। ओके, अभी देखो 180 डिग्री कैसे बना है, क्योंकि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक ही थी, कौन सी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है और एरिया वेक्टर दोनों ऑपोजिट टू ईच अदर है, मतलब एंगल बना 180 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में अल्फ़ा अंडर रूट एक्स ही आएगा, बट हम लिखते हैं एक्स एल, एरिया तो ए स्क्वायर है ही और कॉस 180 है -1। यहाँ पे भी अल्फ़ा अंडर रूट एक्स, बट राइट हैंड साइड के लिए आएगा, पोजीशन आएगी बट राइट हैंड साइड के लिए, एरिया तो ए स्क्वायर है ही और कॉस 0 इक्वल टू 1। यहाँ पे एरिया तो क्या है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो दोनों ए ही है, तो वो बन गया ए स्क्वायर। कॉमन क्या निकल रहा है, अल्फ़ा इंटू ए स्क्वायर, अंदर क्या बचा अंडर रूट एक्सएल, और वो नेगेटिव है तो बाद में लिखते हैं, और जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख देते हैं, तो अंडर रूट एक्स आर माइनस अंडर रूट एक्सएल। अल्फ़ा की वैल्यू है 800 और ये 0.1 होल स्क्वायर अंडर रूट, चलो एक्स आर क्या हुआ राइट हैंड साइड के लिए, डिस्टेंस है 2a, तो यहाँ पे 2a माइनस अंडर रूट ए, ये हो गया 8 के अंदर वैल्यू डाल देते हैं अंडर रूट 2 इंटू 0.1 माइनस अंडर रूट 0.1। अब ये अगर आप पूरा कैलकुलेशन करो तो आपका आंसर आएगा 1.05, आपका आंसर आएगा 1.05 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया टोटल फ्लक्स, तो हमारा फर्स्ट आंसर यहाँ पे आ गया। अभी सेकंड हमें बी करके फाइंड करना है, ये था हमने जो फाइंड किया वो ए, अभी हमें निकालना है बी, और बी में क्या पूछा है हमें, टोटल चार्ज। ओके, तो वहाँ पे भी हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ही फॉर्मूला यूज़ करते हैं। देखो टोटल चार्ज इनसाइड दी क्यूब आपको फाइंड करना है, तो सिंपल गॉस लॉ यूज़ कर लो। चलो गॉस लॉ यूज़ करते हैं। चलो क्या करेंगे, तो फ्लक्स फाई इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस अपॉन क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट, हमें एनक्लोज्ड बाय सरफेस जो चार्ज है वो फाइंड करना है, तो 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, 5 कितना मिला था 1.05, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमें पता है 8.854 इंटू 10⁻12। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, आपको आंसर मिलेगा 9.27 इंटू 10⁻12 कूलम। ये हो गया सेकेंड आंसर। ओके, अब एग्जाम्पल 1.12 स्टार्ट करते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड in the positive x direction for positive x
and uniform with the same magnitude but in the negative x direction for negative x. It is given, बस यहाँ से ध्यान देना, it is given that E equal to 200 I cap Newton per coulomb for x is greater than 0 and E equal to minus 200 I cap Newton per coulomb for x is less than 0. A right circular cylinder of length 20 cm and radius 5 cm has its center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at x equal to plus 10 cm and the other is at x equal to minus 10 cm. What is the net outward flux through each flat face? Okay. B. What is the flux through the side of the cylinder? C. What is the net outward flux through the cylinder? And D. What is the net charge inside the cylinder? यहाँ पे देखो 4 क्वेश्चन है, चारों का सॉल्यूशन हम 1 by 1 करते हैं. यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाया हुआ है. तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर है और x इक्वल टू प्लस 10 सेंटीमीटर, उसके बीच में सिलेंडर रखा हुआ है, मतलब टोटल लेंथ हो गई 20 सेंटीमीटर. ओके, जो ओरिजिन आपको दिख रहा है वहाँ से राइट हैंड साइड आप जाओ पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ओरिजिन दिख रहा है वहाँ से पॉजिटिव x डायरेक्शन में जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपको उसी डायरेक्शन में मिलेगा कुछ इस तरह. और नेगेटिव वैल्यू के लिए x की नेगेटिव वैल्यू के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा इस डायरेक्शन में. अब देखो हमारे पास टोटल 3 फेसिस है. ये जो 2 परपेंडिकुलर है उसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ आपको. एक ये और एक ये. ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन भी वही है, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस. ये जो 2 फ्लैट फेसिस है उसमें से पास होता हुआ नेट आउटवर्ड फ्लक्स कौन सा होगा, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है. तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख देता हूँ, यहाँ पे राइट हैंड साइड, और फर्स्ट जो क्वेश्चन है वहीं से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं. नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेसिस. ओके, तो सबसे पहले लेते हैं नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू एल. ओके, जो हमने डायग्राम में दिखाया हुआ है एल, वहाँ से कितना फ्लक्स पास हो रहा है. तो देखो यहाँ पे एरिया वेक्टर अगर लोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है, तो फाई एल इक्वल टू मुझे करना पड़ेगा ई डॉट ए. तो यहाँ पे आएगा ई इंटू ए, क्योंकि कॉस 0 इक्वल टू क्या बनेगा 1. फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉस 0 डिग्री. इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में दिखाई दी है. क्या है, माइनस 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर एक्स इज लेस देन 0. अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है. तो आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू 200 जो कि मैग्नीट्यूड है और इनटू माइनस आई कैप नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. तो 200 यहाँ पे क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने E वेक्टर और A वेक्टर के बीच में एंगल ले लिया है 0, तो ऑलरेडी डायरेक्शन का यूज़ कर लिया है. फिर दूसरी बार अगर आप माइनस रखोगे तो एक ही वेक्टर की डायरेक्शन आप 2 बार अगर दिखाओगे नेगेटिव से तो वो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन के आपका आंसर रॉन्ग बनाएगी. ठीक है, तो एक बार हमने ऑलरेडी डायरेक्शन यूज़ कर ली है, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू क्या आएगा 200. चलो एरिया क्या आएगा पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, और रेडियस क्या दी हुई है हमें, रेडियस है 5 सेंटीमीटर.
ओके, और कॉस 0 इक्वल टू 1, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 200 इंटू 3.14 इंटू 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05 मीटर, और उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ये पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, ये हो गया एक फेस के लिए। मुझे राइट हैंड साइड लेना है तो राइट हैंड साइड हम एक काम करते हैं, ये पूरा कॉपी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि सेम सिचुएशन है। सेम सिचुएशन कैसे, देखो डायग्राम में, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है और यहाँ से एरिया वेक्टर में दिखाओ, दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब एंगल बनेगा 0। एरिया की वैल्यू तो सेम ही रहेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको सेम दिया हुआ है 200। देखो यहाँ पे है, इट इज़ गिवन दैट E इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर x ग्रेटर देन 0। मतलब मैग्नीट्यूड यहाँ पे सेम है, एरिया वेक्टर भी सेम है, ओके, एंगल भी सेम है, तो फिर आंसर भी हमारा फ्लक्स का सेम ही आएगा। प्लस माइनस का भी चेंज नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फिर भी दोनों बार फ्लक्स आपका पॉजिटिव ही आएगा। ऐसा क्यों, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा R, बाकी सब सेम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर की साइड के लिए क्या होगा, देखो सपोज मैंने ऐसी कोई एक साइड ले ली तो उसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कौन सा एंगल बनाएगा, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के लिए फ्लक्स क्या बनता है, 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर आ गया 0। बट एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्राई करते हैं। आपको लिखना पड़ेगा, फॉर एनी पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द सिलेंडर E is perpendicular to area vector A, hence flux phi equal to E dot A। तो आंसर बनेगा E इंटू A इंटू कॉस 90। कॉस 90 इक्वल टू क्या मिलता है, 0। तो ये हमें फ्लक्स मिल गया 0। अब ये साइड के साथ है ना, ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्लक्स, कौन सा, साइड वाला, सिर्फ नाम देने के लिए। अभी देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू दी सिलेंडर। अब मैंने यहाँ पे कहा था कि दोनों जगह पे, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड, दोनों जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन है, फिर भी फ्लक्स दोनों केसेस में पॉजिटिव क्यों आता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है उसमें से बाहर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है, तो उसका फ्लक्स क्या आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप देख सकते हो, राइट हैंड साइड पे भी देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर ही निकल रहा है, क्लोज्ड सरफेस से बाहर जा रहा है, इसलिए दोनों केस में हमारा आंसर आया पॉजिटिव। ओके, हमें अभी फाइंड करना है C, टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सिलेंडर। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या करोगे, 5 फॉर लेफ्ट हैंड साइड, 5 फॉर राइट हैंड साइड, और बाकी की साइड है जो कर्व्ड सरफेस उसके लिए अलग से फ्लक्स। तो ये मिला था हमें 1.57, 1.57, और साइड के लिए मिला था 0। 1.57 प्लस 1.57 आप करोगे तो
आंसर आएगा 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यूनिट लिखना अगर भूल गए तो हाफ मार्क कट सकता है। ओके, चलो हमारे 3 आंसर हमें मिल गए। लास्ट कौन सा है? टोटल चार्ज फाइंड करना, मतलब क्यू इनसाइड। ओके, अब क्यू इनसाइड फाइंड करना है तो एक ही रूल आपको अप्लाई करना है। कौन सा? गॉस लॉ। चलो गॉस लॉ में क्या है? तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मुझे चार्ज फाइंड करना है तो फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। अब फाई की वैल्यू क्या थी? फाई की वैल्यू थी 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। ये जब आप करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.78 इंटू 10⁻11 कूलम। ओके, तो यहाँ पे हमारा सेकेंड एग्जाम्पल फिनिश हुआ। एग्जाम्पल 1.13 स्टार्ट करते हैं। एन अर्ली मॉडल फॉर एन एटम कंसिडर्ड it to have a positively charged point nucleus of charge z into e। देखो न्यूक्लियस दिया हुआ है बट कौन सा है? पॉइंट न्यूक्लियस, मतलब जिसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। सराउंडेड बाय अ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज अप टू अ रेडियस कैपिटल आर। देखो आपको डायग्राम में दिखाया है, सेंटर में जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है और पूरे स्फीयर में नेगेटिव चार्ज फैला हुआ है। क्लियर? द एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव चार्ज अगर प्लस जेड इंटू ई है तो नेगेटिव चार्ज कंपलसरी माइनस जेड इंटू ई होना चाहिए। तो टोटल चार्ज क्या हो गया? 0। तो ये न्यूट्रल रहेगा। ओके, फॉर दिस मॉडल व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द न्यूक्लियस। अब देखो यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं। जो स्मॉल आर डिस्टेंस है वो लेस देन कैपिटल आर भी हो सकता है, ग्रेटर देन कैपिटल आर भी हो सकता है, और दोनों के लिए हमारे आंसर अलग अलग आ सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर से। तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो कितना है? तो प्लस जेड इंटू ई है, और नेगेटिव चार्ज कितना है हमारे पास? तो वो है माइनस जेड इंटू ई। मतलब दोनों इक्वल अमाउंट में तो है ही। फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे से वॉल्यूम में एनक्लोज्ड है। ओके, और जो नेगेटिव चार्ज है वो पूरे स्फीयर में फैला हुआ है। ओके, चलो यहाँ तक क्लियर है। तो मैं नेगेटिव चार्ज के लिए ले लेता हूँ फॉर नेगेटिव चार्ज हम लेते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मतलब क्या हुआ? टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है? माइनस जेड इंटू ई। टोटल वॉल्यूम कितना? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। ये हो गया इक्वेशन 1। अभी स्टार्ट करते हैं फॉर अ पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, मतलब स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट रखूँ P और मुझे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो जो P है वो सेंटर से R डिस्टेंस पे है, तो R को मैं रेडियस लेके एक स्फेरिकल गाउसियन सरफेस ले सकता हूँ। तो ये बन जाएगी गाउसियन सरफेस जिसकी जो रेडियस है वो रहेगी स्मॉल आर। क्लियर? अब गाउसियन सरफेस के अंदर हमें चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। गाउसियन सरफेस के अंदर हमें चार्ज फाइंड करना पड़ेगा, वो कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with
गॉसियन सरफेस। चलो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद गाउसियन सरफेस के लिए क्या रहेगा? चार्ज इनसाइड दी गाउसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब अंदर चार्ज कितना है? देखो, गाउसियन सरफेस के अंदर प्लस जेड ई तो पूरा है, बट नेगेटिव चार्ज है वो थोड़ा सा बाहर भी है, थोड़ा सा अंदर भी है। तो अंदर कितना है वो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ये प्लस जेड ई तो है ही, उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ इनर स्फीयर, मतलब वॉल्यूम ऑफ गाउसियन सरफेस। गाउसियन सरफेस को हम GS से डिनोट कर देते हैं। ओके, और डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा? एप्सिलॉन नॉट। चलो, लेफ्ट हैंड साइड क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस। तो एरिया ऑफ गाउसियन सरफेस क्या आएगा? 4πr²। दोनों तरफ से हम पैरेलल प्रोसेस कर रहे हैं ताकि हमारा आंसर जो है वो फटाफट आ जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 4πr² एज इट इज़ रखते हैं, प्लस जेड ई एज इट इज़। यहाँ पे देखो डेंसिटी क्या रहेगी? -ZE अपॉन 4/3πr³ माइनस ZE, इसलिए मैं प्लस को डायरेक्ट माइनस लिख देता हूँ। ZE अपॉन 4/3πR³। गॉसियन सरफेस का वॉल्यूम बनेगा 4/3πr³, और डिवाइड बाई क्या है? एप्सिलॉन नॉट। अभी जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, 4/3π। ओके, हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड, बट फिर भी कंफ्यूजन ना हो इसीलिए 4πr² को लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। यहाँ पे ZE कॉमन निकाल लो, तो 1 - स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³ रहेगा, और डिवाइड बाय क्या रहेगा? एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा 4πr² को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं, ZE इंटू 1 - स्मॉल r³ अपॉन कैपिटल R³ डिवाइड बाय 4π। एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी था और r² एक अलग से आया। अब r² को मैं ब्रैकेट में जाने दूँ तो हम प्रॉपर आंसर कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 1/4π एप्सिलॉन नॉट ZE। ZE भी हम यहाँ पे ऊपर ही लिख दे तो चलेगा, और इंटू रहेगा 1/स्मॉल r² माइनस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R³। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया इनसाइड द स्फीयर। ओके, यहाँ पे साथ में कंडीशन लिख देते हैं, स्मॉल r लेस देन कैपिटल R। ओके, यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फॉर अ पॉइंट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं, इफ वी ड्रॉ अ गाउसियन सरफेस विथ रेडियस स्मॉल r। अब स्मॉल r है वो क्या है? ग्रेटर देन कैपिटल R। तो मैं गाउसियन सरफेस अगर बनाऊँ तो कुछ इस तरह ही मिलेगी बाहर की ओर। अभी देखो, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय सरफेस क्या रहेगा? तो पॉजिटिव भी पूरा अंदर ही है, नेगेटिव भी पूरे का पूरा अंदर ही है, तो टोटल नेट चार्ज हो जाएगा 0। अब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं मिलेगा तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होना चाहिए? 0। मिल गया आंसर, इलेक्ट्रिक फील्ड है 0। बट आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखना पड़ेगा, इफ़ वी ड्रॉ अ गाउसियन सरफेस विद रेडियस स्मॉल r, but small r is greater than capital R. Okay, then total charge
enclosed by surface will become 0. Total charge enclosed by surface will become 0. ओके, हैंस फ्लक्स इक्वल टू क्या आएगा, Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या बन गया 0. फ्लक्स की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया लिख सकते हैं, ये क्या बन गया 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया 0. तो जो स्फीयर है उससे बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया 0. सेकेंड थिंग, तो फिर सरफेस पे क्या होगा, देखो हमने दो बात की, इनसाइड दिस स्फीयर आउटसाइड दिस स्फीयर. सरफेस पे अगर आप थर्ड केस टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, बट अगर ले लो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R और यहाँ पे रख दो, तो भी आपका आंसर बन जाएगा 0. इसका मतलब क्या हुआ, ये जो स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, सरफेस के ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है. सरफेस से जैसे ही बाहर निकलो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिलेगा, और वो भी ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है उस हिसाब से वेरी होगा. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स फिनिश हुए, यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल्स फिनिश हुए. नेक्स्ट जो सेशन है उसमें आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मिलता रहेगा. ठीक है, एक दो लेक्चर में एक्सरसाइज भी हम फिनिश कर लेंगे. थैंक यू.